नीट 2026 में अभी हमारे पास एक पूरा साल है, तो पूरे 1 ईयर का रोड मैप कैसा होना चाहिए जिससे कि आप 680 स्कोर कर सको। तो हाय एवरीवन, आई एम शिवांगी कुमारी, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल शिवांगी मेडिको। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका कंप्लीट 1 ईयर का रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे कि आप 680 प्लस स्कोर कर सको अपनी नीट 2026 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि सिलेबस कब तक आपको फिनिश करना है, कोचिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे कितने करने चाहिए, हाउ टू मेक अ नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिक पॉइंट होता है, एंड टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है तब भी जाकर के इस वीडियो को समराइज किया। इसमें आपको सारी वीडियोस के समरी मिल जाएंगे एंड प्लस में मेरे खुद के एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर रही हूँ, तो मैंने क्या गलती करी थी अपने बाकी ड्रॉप्स में, एंड फाइनली जब मेरा रिजल्ट हुआ तो मैंने क्या क्या चीज़ें करेक्ट करी थी, वो सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो मगर किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना खुद का एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप बनाना है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगी, लाइक जो फ्रेशर है, जो 11th में भी जस्ट गए या फिर 12th में गए या फिर ड्रॉपर है, तो कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपके लिए क्या सारी चीजें होंगी, और अगर ड्रॉपर हो तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा मिस्टेक्स आपने कर दिया 2025 में या फिर उससे पहले जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सोचने की जरूरत है। यहीं पे वीडियो पॉज करो एंड सोचो कि क्या ऐसा मिस्टेक्स हो गया जिसके वजह से इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये मैंने मिस्टेक्स करी थी, या फिर अपने कॉपी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी चीजें करी है, एंड जब आप उन चीजों को करेक्ट कर लेना तो यहीं पे आके इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन के नीचे अपना फिर लिखना कि मैंने ये चीजें करेक्ट कर ली है, ये चीजें करेक्ट कर ली है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बाद में, ट्रस्ट में। ओके, तो क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी थी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके कुछ तो रीजन हो सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो गई थी, लाइक लैक ऑफ रिवीजन था, सिली मिस्टेक्स करी थी, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। और एक और रीजन हो सकता है कि मे बी आपकी तबीयत, हेल्थ खराब हो गई थी, क्योंकि लास्ट में कई बार होता है कि आप हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ इश्यू भी हो जाता है, तो मे भी हो सकता है कि लास्ट में आपकी हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया और बहुत किस्मत का भी खेल होता है। तो क्या सारी चीजें थी, लेकिन खुद के हाथ में जो है उनको देखना है कि क्या मिस्टेक्स आपसे हो गई थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो पहले इन सब चीजों को एनालाइज करना है, वीडियो पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने मिस्टेक्स को लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको जानने वाला नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है, लेकिन खुद का लिखोगे ना तो खुद आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि यहाँ आपने गलती करी थी एंड यहाँ पे आपको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे दिमाग में है, लेकिन बाद में वो चीजें याद नहीं रह जाती, इसलिए लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग के लिए अब हम लोग आते हैं। तो प्लान क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको फिनिश कब तक करना है, क्योंकि इस वाले पॉइंट में हमने बोला था कि क्या सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी था सबसे पहला कि फिनिश कब आपको करना है, फिनिशिंग डेट क्या होना चाहिए सिलेबस का। तो हम लोग पहले उस पर बात करेंगे कि आपको सिलेबस कब फिनिश करना है। तो अभी मई है, तो मई से लेकर के आपको दिसंबर तक में, दिसंबर एंड तक में आपको अपना सिलेबस खत्म कर देना है, अगर आप 1 ईयर का प्लान लेकर के चल रहे हो तो, ठीक है। और बाकी जो 12th में उनको भी अभी खत्म कर देना, और जो 11th में तो अपना जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अभी आपको अच्छे से जैसे क्लासेस में हो रही है वैसे पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ जो ड्रॉपर है वो, या फिर जो 12th क्लास में है, तो उनको दिसंबर एंड तक में आपको अपना सिलेबस खत्म कर देना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि दिसंबर में, वो आपको बाद में पता चलेगा। अगर दिसंबर में एंड करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक ग्रॉसली आप मंथ वाइज आइडिया बनाओ, ठीक है। फिर अब जो मंथ आपके पास है, मई से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम है, उसमें पूरे मंथ आप डिवाइड कर दोगे कि इस मंथ में ये चैप्टर पढ़ने वाले, इस मंथ में ये चैप्टर पढ़ने वाले। तो आपको चैप्टर बेसिकली डिवाइड कर देना है मंथ वाइज ग्रॉसली। पहले तो ग्रॉसली मंथ वाइज पता होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्यूरेट करोगे तो फिर वीकली आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस वीक में इस सब्जेक्ट से इतने चैप्टर मुझे खत्म कर देने हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट
पर डे का तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या खत्म करना है पर डे। हर एक सेकंड्स का, एक एक सेकंड्स का आपको पता होना चाहिए कि इस सेकंड में मेरा क्या स्टेप्स होगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या स्टेप होगा, क्योंकि पर डे का तो आपको एग्जैक्ट पता ही होना चाहिए, तभी जा करके आपने जो सोचा है वो चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। पर डे होगा तभी, इधर देखो मैंने ये फ्लो चार्ट ऐसे करके बनाया है कि पहले ग्रॉसली देन वीकली देन पर डे। पर डे का एक्यूरेट रहेगा तभी जा करके आप वीकली टारगेट अपना कंप्लीट कर पाओगे, और जब वीकली होगा तभी जा करके आप ग्रॉसली सारी चीज़ें ऑन टाइम दिसंबर में खत्म कर पाओगे। तो ये आप समझ गए कि आपको कैसे करना है। पहले मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि दिसंबर में आपको सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है। पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले लिए रहते, इनफैक्ट सबका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि सब एक न एक बार तो जरूर ही पढ़ते सारे सब्जेक्ट को, ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिविजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपने अगर एक बार चीज़ों को पढ़ के रखा है तो। इसीलिए पढ़ना तो है, लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर में आपको सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि देखो दिसंबर में सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन आपको एग्जाम से पहले ना 4 रिवीजन कर देना है मिनिमम। तो पहला रिवीजन हम लोग करेंगे जनवरी से लेकर के मिड फैब तक, ठीक है। सेकेंड रिवीजन करेंगे मिड फैब से मार्च तक। थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन जो आपका अप्रैल का टाइम बचा और टिल योर एग्जाम, वो तो 3-4 दिन रहता है, उसको हटाओ। अप्रैल में आपको 3 एंड 4 रिवीजन कंप्लीट करना है, यानी थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन कंप्लीट करना है अप्रैल में। वो कैसे करना है रिवीजन, वो मैं आगे आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संडे भैया, संडे को कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। जो वीकली आपको पता होना चाहिए उसमें से संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो पूरे वीक में पढ़ा है, और अगर बैकलॉग हो गया है तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है संडे को। तो संडे को कुछ भी नया नहीं करना है, संडे को कोई भी हम लोग न्यू चीज नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ रिविजन और बैकलॉग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको कैसे प्लान करना है, क्या सारी चीजें करनी है। उसके बाद जब मैंने बोला कि आपको पर डे सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो पर डे के लिए आपको क्या करना है, अपना टू डू लिस्ट बनाना है। तो टू डू लिस्ट में करना क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि अपना उठने का टाइम और सोने का टाइम इसको फिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एकदम हैज़ार्ड तरीके से, रैंडम तरीके से नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे मुझे उठना है और कितने बजे सोना है। ये फिक्स कर लोगे फिर बाकी बहुत चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ, कैसे कैसे तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या सारी चीजें करनी है, एंड उसी में मैं सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा चीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबका फेवरेट नीट है तो बायोलॉजी पे, ठीक है। तो बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला तो हो गया कि ड्रॉपर, ठीक है। तो ड्रॉपर है जो, और एक फ्रेशर्स है। तो जो ड्रॉपर है, पहले हम लोग फ्रेशर्स की बात करें, तो अगर आप एक फ्रेशर्स हो और 11th-12th में हो, चाहे 11th में चाहे 12th में, तो आपको डेफिनेटली क्लास लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ चीजें आ नहीं रही हैं तो आपको क्लास लोगे, समझोगे, तभी तो जा करके रिवीजन कर पाओगे। तो आपको तो डेफिनेटली क्लास लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ड्रॉपर है वो, उनको क्या करनी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये बहुत अपने एक्सपीरियंस से बोल रही, क्योंकि मेरे साथ ये लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो वो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं बोल रही कि ये जो वीडियो है वो एक पूरा समरी है आपका। आप 10 वीडियो देखोगे ना, ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में कंपाइल करके डाल दी साथ। और जो जिस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे क्या मैंने गलती करी थी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाली। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हुई है। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको क्लास लेनी चाहिए कि नहीं। तो वो फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर ड्रॉपर हो, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बायो की, ठीक है, तो क्लास लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फालतू में जाकर के क्लास में 1 घंटा 2 घंटा बैठने का समय नहीं है, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। इसके बदले में आप क्या कर सकते हो कि रूम पे बैठ करके एनसीईआरटी रीड करो, क्लास से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ट्रस्ट मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बायो पढ़ा था, ठीक है, जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे। एंड सेकेंड टाइम मैंने नहीं पढ़ा, खुद से मैंने बायो किया और मेरे खुद के 351 नंबर आए थे आउट ऑफ 360।
तो खुद से करके मेरे नंबर आए थे, तो आपके क्यों नहीं आ सकते? आपके तो 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। तो इसलिए क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक ब्लंडर चीज़ बता देती हूँ कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2022 में, उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि बायो का क्लास कर लिया था एंड क्लास मैंने बहुत उस टाइम पे तो एग्ज़ाम भी लेट से हुआ था, इसकी वजह से 6 टू 7 मंथ थे मेरे पास एंड मैंने स्टार्टिंग के लाइक 4-5 मंथ एंड इवन उससे भी ज़्यादा मैंने क्लास कर लिए थे बायो के, और वो सारे के सारे मेरे क्लास वेस्ट में चले गए, ठीक है? वेस्ट हो गए क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मेरे पास जो मेरा नॉलेज था ना वही था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बायो में आपको क्लास नहीं करना है, ठीक है? अगर चीज़ें आपको आ रही हैं तो आपको क्लास नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि बुक्स कौन-सा प्रेफ़र करना है, तो एनसीईआरटी, गीता है, ग्रंथ है, उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही पढ़ ली ना आपने तो मोर देन इनफ है। तो बुक्स आपको करनी है एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? ऑब्वियसली आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है? पीवाईक्यू हर में करना है और जैसे-जैसे आपकी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे-वैसे पीवाईक्यू करते जाना, उसको पीवाईक्यू को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। तो पीवाईक्यू करना है, अगर आपको ज़्यादा मन हो रहा है फिंगर टिप्स कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो कर लो, लेकिन मॉड्यूल्स में जो फालतू आपको दिखेंगे इर्रेलेवेंट टाइप्स वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है? तो जैसे सिंपल पहले जैसे क्या होता था वन लाइनर क्वेश्चन आते थे कि बस देखते ही आंसर लग गया, तो वन लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जो आ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज़ और असर्शनिज़्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन देखना है आपको, असर्शनिज़्म क्वेश्चन देखने हैं और मैच द फ्लोइंग टाइप्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में करने हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि 5वां कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सबका रहता है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं एनसीईआरटी में। तो लाइक देखो ये भी ना डिपेंड करता है आप पे, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल हो या अगर आप कंफर्टेबल हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोट्स बना करके ही पढ़ने में अच्छा लगता है देन नोट्स बनाओ, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि ये चीज़ें टाइम टेकिंग है और मैंने पर्सनली खुद नोट्स नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो इसमें से क्या मैं नोट्स बनाऊँ? ऐसा लगेगा पूरा बुक ही छाप रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हो तो वो भी वेस्ट नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है इसमें होगी कि लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी, बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ हो जाएँगी क्योंकि एक बार तो जब आप पढ़ोगे, दूसरी बार जब आप लिखोगे, तीसरी बार जब रिवाइज़ करोगे। तो इसलिए नोट्स ये आप पे डिपेंड करता है, आपको लग रहा है बनाना चाहिए तो बनाओ, नहीं लग रहा है तो नहीं बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बायो के लिए। तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करना क्या है कि आपको बोल-बोल करके चीज़ों को याद करनी है, ठीक है? एनसीईआरटी को बोल-बोल करके जितना याद करोगे ना उतना याद होता है या फिर डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर सकते हो। तो आपको बोल-बोल करके याद करना है, ओके? एंड हर एक लाइन और अब याद कैसे करना है? हर एक लाइन को आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखना है। जैसे मान लो कि कोई डिज़ीज़ है जो कि एक्स लिंक्ड है, तो आपको देखना चाहिए डिज़ीज़ एक्स लिंक्ड से यानी कि तुम्हारा जो ऑटोसोमल नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये डोमिनेंट है तो रिसेसिव नहीं हो सकता। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे वो आपको देखना है कि हाँ, इस लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो बोल-बोल के याद करना है, दूसरा कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में हर एक लाइन को देखना है क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन्स आते हैं और हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और रिवीजन जो करना है, आपको कितना टाइम्स रिवीजन करना चाहिए एनसीईआरटी में, तो एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 बार आपको तो कर ही लेना है रिवीजन। 15 से 20 टाइम्स आपको रिवीजन करना है बिफोर एग्ज़ाम। लास्ट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी क्योंकि इनिशियल है तो आपको 40 क्वेश्चंस पर डे कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कैसे आपको क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए? तो इसमें भी क्लास लेना है या नहीं, फिर से अगेन 2 पार्ट में हम लोग स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है? पहला तो फ्रेशर्स, अगर आप फ्रेशर हो तो क्लास लेना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब आते हैं ड्रॉपर, तो ड्रॉपर में 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला तो ये कि अगर आप ड्रॉपर हो, आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं एंड उसको आप समझ भी रहे हो और आपके क्वेश्चंस भी लग रहे हैं, तो क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में लेक्चर क्यों देखना, जब चीज़ें आपको आ रही है, सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि ड्रॉपर इसका मतलब ये नहीं कि आपका सारा सब्जेक्ट ही वीक है, ठीक है? ड्रॉपर होने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपने लैग कर दी, अपने प्रिपरेशन टाइम में रिविज़न नहीं हो पाया, क्या चीज़ें रह गई। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपसे क्या सारी गलती होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि अगर वो पॉइंट आप पकड़ लोगे तो फिर आपका नीट 26 होने से कोई नहीं रोक सकता और एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर ड्रॉपर हो, ठीक है? प्रॉपर नोट्स भी है,
लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत है। तब पुराने नोट्स पे आपको स्टिक नहीं रहना है, आपको क्लास लेना और एक नया नोट्स प्रिपेयर करना और उसको पढ़ना है, ठीक है? तो ये क्लास का तो हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं बुक्स। बुक्स क्या क्या करना है, ठीक है? तो बुक्स तो जान ही रहे हो भैया, एनसीईआरटी दी इम्पोर्टेंट, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है तीनों में, बायो में, केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स, तीनों में एनसीईआरटी तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको नहीं छोड़ना है। तो एनसीईआरटी को भी रीड करना है केमिस्ट्री में, ठीक है? अब इसको केमिस्ट्री को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो कैसे-कैसे क्या सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं जो कॉमन पॉइंट है केमिस्ट्री के तीनों में। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन करना है, इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है? फिर बायो में ये थोड़ा ऑप्शनल हो जाता है, अगर आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चन है तो छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, नीट 25 के 25 को देखते हुए आपको मॉड्यूल्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी करने होंगे, ठीक है? और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। बट डेफिनेटली यहाँ इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, ठीक है? तो आप उसको कैलकुलेटर से कर लेना। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन भी करने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें नोट्स को कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो मैंने बोला कि अगर आप ड्रॉपर हो, अपने नोट्स से सैटिस्फाइड हो, ठीक है? तो ओल्ड नोट्स से सैटिस्फाइड हो, तो उसी को रहने देना। और उसमें क्या कर सकते हो आप कि अगर आपको कोई न्यू पॉइंट्स मिल रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको उसमें कोई न्यू पॉइंट्स मिल रहा है, तो आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। अगर फ्रेशर्स हो तो एक प्रॉपर नया नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत है। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना है आपको, इसमें कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसको फिजिकल में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर देना है। अब हम लोग केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक जो होता है ना, वो जस्ट लाइक बायो होता है। आई मीन अगर इसको आप बार बार याद कर रहे हो तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, अगर नहीं याद कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो चीज़ें याद नहीं रहने वाली है। तो बायो की तरह इसका रिविजन भी जस्ट लाइक आपको बायो ही करना है, ठीक है? याद करना है। हाँ, फिर इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको रीड करना है, जो भी लाइन इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आपको याद करना है। फिर एनसीईआरटी रीड करना है और ऐड करना है एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, या तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है? या फिर एनसीईआरटी में खुद ही हाइलाइट कर सकते हो, जैसा आपको फ़ील हो वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कैसे करनी है चीज़ों को? ऑर्गेनिक में क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक के लिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, तो ये हर एक केमिस्ट्री में भी जो 3 पार्ट है उसका एक-एक स्पेशल फीचर मैं बता रही हूँ। तो लाइक ऑर्गेनिक है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन उठा करके देख लेना, बहुत सारे जो नेमिंग रिएक्शन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से एज़ इट इज़ आ जा रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। फिर नेमिंग रिएक्शन, अभी भैया अभी ये वीडियो देखते ही, ठीक है, जा कर के चार्ट पेपर खरीद के लेके आना और इसमें सारे नेमिंग रिएक्शन लिखना और इसको जहाँ पे भी पढ़ते हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? और एक्स्ट्रा से आपको इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएँगी, इसलिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक में क्या है ना, देखते ही क्वेश्चन बनता है अगर चीज़ें आप रिवाइज़ कर रहे हो हमेशा तो, ठीक है? इसलिए ऑर्गेनिक बहुत टाइम सेविंग है, ठीक है? तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक में हमेशा रिविज़न करते रहना है। इसका जो भी SN1 रिएक्शन होता है, SN1, SN2 और बाकी जो रिएक्शंस होते हैं वो सब आपको अच्छे से करना है, सो दैट कि आपको ऑर्गेनिक में बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चीज़ें करनी है, तो फिजिकल में आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, ये फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट, एकदम दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसका भी आपको पर डे रिविजन करना है, ठीक है? पर डे आपको फॉर्मूला रिवाइज करनी है। अब हम बात करते हैं एकदम डेंजरस सब्जेक्ट फिजिक्स, जो कि इस बार का फिजिक्स टफ था कि फिजिक्स ने सबका दिमाग खराब कर दिया, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं कि क्लास आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्लास लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप फिजिक्स में प्रो हो तो फिर मत लो, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको क्लास लेना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स कौन सा इसमें आपको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स में हो जाता है ना मॉड्यूल, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल सॉल्व करना है।
और लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी मैंने बोला था ग्रंथ है, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है लाइक मॉडर्न फिजिक्स, उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। फिर हम लोग आते हैं कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन आपको मॉड्यूल से करने हैं, पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इन सब के बाद भी आपके पास टाइम बच जाएगा और बाद में आप रिविजन कर लोगे तो फिंगर टिप्स कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स के। तो मॉडर्न फिजिक्स का आपको एनसीईआरटी का पॉइंट्स जो है ना आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो या फिर अपने बुक्स में भी इसको हाईलाइट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में रिवीजन कैसा करना चाहिए। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक खोल करके बैठ गए फिजिक्स का और उसको चीज़ें याद करें कॉन्सेप्ट को, ना बाबा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही फिजिक्स का रिविजन हो पाएगा। उसके बाद इसमें भी फॉर्मूला शीट बनानी है आपको एंड फॉर्मूला शीट को पर डे रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे इनिशियली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 30 क्वेश्चन कर लो। टेस्ट तो जरूरी देना है, टेस्ट ये तीनों के लिए, ठीक है। ये तीनों के लिए है, तीनों सब्जेक्ट के लिए है टेस्ट। आपको टेस्ट से भागना नहीं है। टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई हम कितने पानी में हैं और कितना लेवल है मेरा, इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाना और टेस्ट के बाद भैया ये तो मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस करना। टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो जो आपने टेस्ट दिया है ना वो वेस्ट हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए टेस्ट का एनालिसिस करना दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच गए गाइस। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छा कॉलेज लेने वाले हो और अपना ड्रीम कॉलेज लेने वाले हो, एम्स लेने वाले हो, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आने वाला है। एंड हम लोग लास्ट में चलते हैं, ये सारी चीजों तो है, अब क्या क्या चीजों से आपको दूर रहना है। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है भैया। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल, ठीक है, जिससे आप अभी देख रहे हो। तो मोबाइल को आपको क्या करना है कि एक फिक्स टाइम बनाना है। फिक्स टाइम बनाना है कि किस टाइम पे मैं मोबाइल देखूंगा या फिर देखूंगी। जो भी आपके क्लासेस हो रहे हैं वो अटेंड करो, अगर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन हो तो जाओ एंड फिक्स टाइम बनाओ। क्योंकि अगर आप अब भी मेहनत नहीं करोगे ना तो लिख के ले लो, आगे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आगे वाली जो मेहनत होगी ना बहुत बेकार वाली मेहनत हो जाएगी। इसीलिए अभी 1 साल है, रगड़ लो अच्छे से एंड आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो मोबाइल सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन, इसको आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड सोशल मीडिया, भैया 1 साल सोशल मीडिया नहीं चलाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया से जितने भी आपके फेसबुक इंस्टा वगैरह सबको आप ऐसे क्रॉस कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना अपने फ़ोन से 1 साल के लिए। एंड भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहो, ठीक है। अगर पार्टनर आपका कंपैटिबल है, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर टॉक्सिक होती जा रही है चीज़ें तो दूर रहो, ठीक है। वो पहले ये इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, बाद में तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा कि आपको क्या करना है, बहुत सारे फ्रेंड नहीं बनाने। जो फ्रेंड्स बनाने, कम फ्रेंड्स बनाने और जो अच्छे फ्रेंड्स हो, ठीक है। टॉक्सिक वाले भी फ्रेंड होते हैं जो कि दिखेंगे कि आपको आपके फ्रेंड है लेकिन वो सच में एनिमी होते हैं आपके। तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है। स्टडी रिलेटेड फ्रेंड बनाओ, ठीक है। बेसिकली आपको सेल्फिश हो जाना है खुद के लिए, क्योंकि 1 ईयर सेल्फिश हो जाओगे खुद के लिए तो फिर बाद में सब आपके पास आएंगे, ठीक है। और अभी आप दूसरों के पास जाओगे तो फिर बाद में वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो सक्सेस जिसके पास होता है ना, लोग उसी के पास आते हैं, इसीलिए आपको सक्सेसफुल बनना है। तो और लास्ट है कि क्या-क्या इम्प्लीमेंट करना है आपको। डाइट अच्छा लो, क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तबीयत खराब हो जाती है, उसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉपर और एक अच्छा और एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को भी तो थोड़ा टाइम दो। जो आपका हॉबी है थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा टाइम दो। और संडे को मैं ऐसा नहीं बोली, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग है तो संडे को ऐसा नहीं है कि पूरा 24 आवर्स आपको पढ़ना है। और मैंने बोला भी है संडे को रिवीजन करना है, बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो संडे को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा, क्योंकि अभी इनिशियल है तो थोड़ा-सा रिलैक्स तो कर ही लेना, क्योंकि माइंड है हमारा, ठीक है। तो माइंड को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है एकदम, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और ये पूरा जो है ना 1 ईयर, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, तो सारी चीज़ों को आपको टैकल करना है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना कि आपका क्या डाउट। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि वीडियो पॉज़ करो एंड लिखो कि आपने क्या-क्या 25 में मिस्टेक्स करी है। अगर वो चीज़ें आपने लिखी होंगी तो उसको आपको ज़रूर करेक्ट करना है, ठीक है?
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जाना एंड बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप जेईई मेंस के, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उन सब में आपको तैयार रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। तो आई होप गाइज कि आप नीट 2026 में 0 से हीरो तक का सफर आप तय कर पाओ। ओके, तो मैंने पूरा चीज़ आपको बता दिया कि कैसे कंप्लीट 1 ईयर का आपका रोड मैप होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें बाद में आती रहेंगी। सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ पूरे 1 ईयर एंड या गाइस, बाय बाय एंड अच्छे से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट।